देखो, अभी हमारे लिए रिलेटिविटी में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के लिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि वो थ्योरी जो हमारे दिमाग में एक अजीब सी सेंसेशन पैदा करती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि जब आप रिलेटिविटी के वर्ल्ड के बारे में सोचते हो ना, तो आपको चीजों को कंपेयर करना आ जाता है। और जहां पर हम चीजों को कंपेयर करना सीख जाते हैं, मेरे कहने का मतलब कि जब आपने सोचना शुरू कर दिया, तो आपका दिमाग आपके अंदर एक सेंसेशन लेकर आता है जो ये मजबूर करता है आपको ये सोचने के लिए क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत है। अब इसके लिए हम चीजों को आगे पढ़ते हैं जानने के लिए कि हमारा मेथड में क्या कमी है क्या नहीं। जैसे जो भी रिलेटिविटी पढ़ता है ना, तो उसके लिए पहले से वो कुछ बातें वो जान लेता है, जैसे कि टाइम को दो अलग अलग रफ्तार से चलना। किसी के लिए टाइम स्लो चलता है तो किसी के लिए फास्ट चलता है। तो ऐसे कंसेप्ट को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स अपने मन में अलग अलग कहानियां बनाते हैं, इवन जब वो रिलेटिविटी नहीं पढ़ते तब। लेकिन जब वो रिलेटिविटी पढ़ लेते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन का एक भंडार उसमें पैदा हो जाता है। अब उसके बाद अगर उस थ्योरी को हम बारीकी से समझें तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है, कंपेयर करना आसान हो जाता है। इसीलिए ना हमने क्या सोचा कि पहले हम वो चीजें देख लें जिससे हमें रिलेटिविटी की बात करना आ जाए। और रिलेटिविटी में अगर हम किसी भी चीज को डिफाइन करने जा रहे हैं, किसी भी इवेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो जरूरी है कि उसको डिफाइन करते वक्त हम हर एक वर्ड को अच्छे से पहचान लें, क्योंकि इसमें हर एक वर्ड की अपनी अपनी अहमियत होती है। तो पहले हम जिस चीज को जानेंगे वो क्या होगा। तो देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप रिलेटिविटी किसी से डिस्कस करोगे या आप किसी का मोशन बताना चाहोगे, या तो सबसे बढ़िया किसी को कंपेयर करना चाहोगे, तो आपको उसका कंपैरिजन जिस भी चीज का करने जा रहे हो उसको किसी से मेजर करना पड़ता है देखकर। जैसे ये दोनों लेंथ, हम इसको अकेले कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कंपेयर करने के लिए कम से कम दो चीजें होना जरूरी है। तो हम वर्ड क्या जोड़ते हैं? हम वर्ड जोड़ते हैं कि कंपेयर। अब देखना, ओके, तो कंपैरिजन के लिए ना, अब हमने ये दो लेंथ को लिया ना, अब हम अब बोल सकते हैं कि कौन सी लेंथ बड़ी कौन सी लेंथ छोटी है। अच्छा, अब आपको ये बताने में तो कोई हैरानी नहीं होगी कि कौन सी बड़ी है कौन सी लेंथ छोटी है। लेकिन आप एक बात को सुनो, जिस थ्योरी को हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें एक नई दुनिया आ जाती है। अब वो समझना कैसे? मानो कि अगर मैं इन दोनों लेंथ को लेकर किसी कार में जाऊं, ठीक, तो मुझे जो लेंथ बड़ी दिख रही है वो आपको भी बड़ी दिखेगी, जो लेंथ छोटी दिख रही है मुझे, वो आपको भी छोटी दिखेगी। ये ऑब्वियस है। लेकिन रिलेटिविटी के वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। अब जब कोई क्वांटिटी किसी पर डिपेंड करती है तो उसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं, उसके पीछे बदलने का रीजन क्या है वो जानते हैं। अब ना, इनको हमें रिलेट करना है एक दूसरे से। रिलेट करने का मतलब क्या? जहां पर हम ये वर्ड पढ़े रिलेट करना, तो रिलेट करते वक्त हम चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने मोशन के पैरामीटर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्म करना। इसका मतलब कि जो लेंथ मुझे दिख रही है, ये कि अगर ये ऐसे करके नापा हमने, ठीक, अगर ये 7 या 10 सेंटीमीटर आती है, तो क्या ये लेंथ आपके लिए 10 सेंटीमीटर है कि नहीं? अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है? इन सब बातों को हम रिलेटिविटी में जानना चाहते हैं। देखो, फिर से समझो, एक छोटी सी बारीकी जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, वो ये कि अगर ये लेंथ मेरे लिए 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो आपके लिए ये लेंथ क्या 10 सेंटीमीटर है? तो आपने कहा हां। अब इसकी कंडीशन, आपने हां इसलिए कहा होगा क्योंकि आप भी, जैसे मैं यहां पर हूं, आप वहां पर हो सामने, तो हम दोनों की जो रिलेटिंग पोजीशन है, मेरा x1 तो आपका भी x1, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप चल रहे हो
तो आपको ये लेंथ जब 5 सेंटीमीटर है, वो लेंथ में कोई फर्क आएगा क्या? अगर आएगा तो क्यों आया? क्योंकि आप चल रहे हो। नहीं आया तो क्यों नहीं आया? यही जो बातें आपको बता रहा हूं मैं, यही रिलेटिविटी में हमको समझना है। और इसे हम बोलते हैं कि अपनी जो हमने इसको लेंथ को देखा, क्या हमारा जो नजरिया देखने का है वो सामने वाले ऑब्जर्वर का भी वही नजरिया है क्या? अगर वो नजरिया अलग है तो क्यों अलग है? क्या ऐसा सच में होता है? तो आंसर है कि अगर ऐसा सच में होता है तो इसको प्रूव करो, इसको मैथमेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी इसको प्रूव करो। क्या ऐसा सच में हो रहा है कि अगर ये लेंथ मेरे 10 तो आपके लिए 15 या आपके लिए 5, अगर मेरे लिए 10 है तो आपके लिए 5 भी हो सकती है, 5 हो सकती है 5 सेंटीमीटर। जैसे छोटी सी बात समझना, अगर ये लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, इतनी बड़ी, अगर मैं इसको एक पानी में से पास करता हूं तो पानी का इमेजिन करना कि पानी का वॉल्यूम भी 10 इसने कवर कर लिया, पानी का वॉल्यूम भी इसने 10 कवर कर लिया। अब आपको दिख रही है 5, कि दिखने का मतलब क्या वाकई में 5 है? अगर वाकई में आपके लिए 5 है तो आपके लिए पानी का वॉल्यूम 5 कवर करेगी ये। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा होता भी है। अगर मेरे लिए 10 की है, पानी में से पास करो, 10 का वॉल्यूम कवर कर लिया, अगर आपके लिए 5 की लग रही है तो ये लेंथ वाकई में 5 का वॉल्यूम कवर करेगी। लेकिन आप हैरान रहोगे इस बात से कि दोनों के लिए ये अलग अलग कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। और ये जो चीजें अलग अलग हो रही हैं और ये रियल में होती हैं, रियल में होती हैं, लेकिन हम दोनों अलग अलग लग रहे हैं। अब हम दोनों अलग अलग लग रहे हैं, यही इस थ्योरी की ब्यूटी में, एकदम कह लो कि ब्यूटी है इस थ्योरी की। जैसे अगर हम टाइम की बात करें, मैं 1 घंटे में ये लेक्चर खत्म कर दूंगा सपोज, तो हो सकता है कि यही लेक्चर किसी के लिए सेम वर्डिंग, सेम सब कुछ चीजें सेम है, लेकिन किसी के लिए ये जाके 1 घंटे में तो हुआ, उसके लिए भी 1 घंटे में हुआ, लेकिन हमको लगेगा कि ये जो लेक्चर उन्होंने खत्म किया वो 2 घंटे में हुआ। सोचने में और सुनने में कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, फिर से देखो इसको। हमने जो लेक्चर 1 घंटे में कवर किया, दूसरी दुनिया में जो इंसान बैठा है वो भी 1 घंटे लेता है अपने अपने लिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसका 1 घंटा कितना है तो हमने देखा कि उसका 1 घंटा 2 घंटे के बराबर है, और वो हमें बोलता है कि कि तुमने 2 घंटे लिए हैं। सब कुछ सेम, मतलब कि मिरर वर्ल्ड है। हमको बस देखने में क्या लग रहा है कि उसके 2 घंटे, तो इस दुनिया में हमारा 1 घंटा, लेकिन वो देखता है कि मेरे 1 घंटे, इस दुनिया में 2 घंटे। अब ये जो कंफ्यूजन का भंडार है ना रिलेटिविटी में, इसी को ओपन करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें यह ना पता हो कि कंफ्यूजन क्या है तो सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे आप। फर्स्ट यू नीड टू नो कि कंफ्यूजन क्या क्या हो सकती है, तभी सॉल्यूशन ढूंढने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन की बात करें, मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग, जो रिलेटिविटी के नाम से जानी जाती है, फेमस, वो आप सब जानते हो, E=mc²। अब उसकी कंफ्यूजन ऐसी है कि जिसको सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। वो कंफ्यूजन कैसी है तो सुनना बड़े ध्यान से। मानो कि मेरे पास अगर 1 किलो पोटैटो है, या ऐसा मानो कि एक ऑब्जेक्ट है जो 1 किलो का है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी 1 किलो का है, दोनों को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो कितना किलो हो जाएगा? ऑब्वियस 2 किलो हो जाएगा ना। लेकिन दूसरी दुनिया में, या हम ऐसा किया कि दोनों ऑब्जेक्ट को हमने जोड़ दिया, लेकिन वो वाकई में 2 किलो नहीं आया, वो थोड़ा सा कम आता है, 1.5 किलो, 1.5 kg, 1.5 kg, पूरा 2 kg नहीं आया। तो हाफ kg कहां गया? हाफ kg मास कहीं ना कहीं किसी दूसरे में चले गया होगा। क्यों? हमने क्या पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अच्छी वर्डिंग बोले तो ऐसा कह सकते हैं कि नो अमाउंट ऑफ मैटर, नो मास इज एवर लॉस्ट एंड नन इज गेन्ड। ये क्या बता रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हमने दो चीजों को जोड़ा और 1-1 किलो की है वो, तो 2 kg हो जाएगा। 1.5 kg हुआ तो वो हाफ kg कहां गया? वो हाफ kg जरूर मास के फॉर्म में किसी दूसरे में कन्वर्ट हो गया होगा, किसी और का मास बढ़ा दिया होगा। लेकिन हैरानी यह है कि वो किसी और का मास नहीं बढ़ा रहा,
वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप अपनी फिजिक्स के बारे में सोचो, हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं कि मास अलग होता है, एनर्जी अलग होती है, एनर्जी कैरी की जाती है किसी मास के थ्रू। यहां पर मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मास एनर्जी में कन्वर्जन, ये सोचने में बहुत अजीब है। ये पार्टिकल एनर्जी बन जाएगा। एनर्जी जानते हो क्या? एनर्जी वो जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल वर्क कर सकता है। लेकिन हमारे लिए जब से रिलेटिविटी आई, हमारी पूरी दुनिया बदल गई है। 12th में पढ़ने का तरीका, लाइट को सोचने का तरीका, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। कि रेडिएशन प्रेशर लगाता है। सबसे अजीब बात तो यह है कि लाइट एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास रेस्ट मास 0, मास है ही नहीं, फिर भी वो फोर्स लगा सकती है। और ये बात रिलेटिविटी से ही प्रूव हुई है। इसीलिए ना कि ये कैसे हुई है, सो यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड, और जानने के लिए ईगर होना चाहिए। आप इच्छुक होने चाहिए जानने के लिए, क्यूरियस टू नो कि ये कैसे हो सकता है। तो ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं, उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे बेसिक पर। एंड बेसिक सेज कि हमें जो लगता है कि ये देखने में कि ये 2 सेंटीमीटर की है, आप बताओ आपको क्या लगता है देखने में? क्या आपके लिए भी 2 सेंटीमीटर है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस वर्डिंग को एक फिजिक्स के फॉर्म में बोलता हूं, फिजिक्स की लैंग्वेज में। देखो कैसे, रिलेटिव टू यू व्हाट इज द साइज ऑफ दिस चॉक। दूसरा, रिलेटिव टू मी व्हाट इज द साइज ऑफ दिस चॉक। 2 चीजें पूछ रहा हूं मैं, लेकिन एक ही चीज के बारे में है, एक ही, लेकिन पूछ मैं 2 तरह से रहा हूं, पहले अपने से फिर आपसे, कि रिलेटिव टू यू व्हाट इज द साइज ऑफ दिस चॉक एंड रिलेटिव टू मी व्हाट इज साइज ऑफ दिस चॉक। अब मैथमेटिक्स इसकी कैसे बनाएं, उसके लिए सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो बेसिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो आंसर है कि एक ऐसा फ्रेम जो हमें हेल्प करेगा। फ्रेम मतलब क्या? फ्रेम मतलब कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया। हम जहां से मेजरमेंट शुरू करना चाहते हैं, हमारे पास एक टाइम को नापने के लिए और एक लेंथ को नापने के लिए ये दोनों स्केल का होना जरूरी है। कि लेंथ कितनी दूर, स्केल से नापो, कितने टाइम से, टाइम क्लॉक से नापो, ये होगा। और आपने उसके अंदर जो भी फ्रेम है, कार है, चाहे आप हो, वहां से कहां से करते हो मेजरमेंट। अच्छा, ये बातों को मैं एक बार बना के दिखाता हूं आपको मैं। ये एक तरह का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं। अब आप इमेजिन करके चलना कि आप ना यहां पर खड़े हो और कोई दूसरा ऑब्जर्वर वो यहां पर खड़ा है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि दोनों ऑब्जर्वर जहां से मेजरमेंट करेंगे, जिस पॉइंट से मेजरमेंट शुरू करते हैं, वो पॉइंट या वो लोकेशन या वो एड्रेस इज कॉल्ड ऑरिजिन। तो ये भी ऑरिजिन से करेगा मेजरमेंट। तो दोनों जहां से मेजर करेंगे वो ऑरिजिन। अब मेजर कहां कहां कर सकते हैं? तो आंसर है कि वो एक्स के डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, वाई के डायरेक्शन में कर सकते हैं, जेड के डायरेक्शन में कर सकते हैं। सेम वो भी एक्स में मेजर कर सकता है किसी चीज को, वाई में कर सकता है, जेड में कर सकता है। क्यों वाई जेड? तो आंसर है कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये एक्स में भी है, वाई में भी है, और जेड में करना है तो जेड में भी हो सकता है। तो हम तीनों जगह पर मेजर कर सकते हैं, प्लस में भी, माइनस में भी। ठीक, अब यहां पर जो है वो माइनस का एक्स रहेगा, यहां माइनस का वाई, यहां माइनस का जेड। बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट कि वो माइनस, क्योंकि हम माइनस वाला बना लेंगे। पहले हमें इजी आना चाहिए, पहले एक एक स्टेप करके। तो यहां पर अगर हमारे पास जिस जगह से वैसे खड़े हैं, हमारे पास एक लेंथ स्केल है, टाइम क्लॉक है, घड़ी है हमारे पास, तो हम जहां पर खड़े हैं, जहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, हम उस जगह को अपने लिए क्या बोलेंगे? इट इज माई
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जहां से आप मेजर करोगे इट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इसको एक बार लिखते हैं। So what is frame of reference? Now you can see a set of coordinate axes with measuring instruments. अगर आपके पास measuring instruments है ही नहीं तो आप measure कैसे करोगे? कितनी लेंथ, कितना टाइम, सो ये सब हमारे लिए जरूरी है। जैसे ये, अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पर आपकी लोकेशन क्या है वो बताएगा कोऑर्डिनेट। हम उसको बोलेंगे व्हाट इज योर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब कि आपकी लोकेशन, ये इसकी लोकेशन क्या है? तो आंसर है x में 2, y में 3। ये 2 और 3 ही आपका कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट को बहुत सारे कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे, इट विल गिव यू ए ग्राफ, इक्वेशंस। बट रियली यहां पर ये जो हमने बनाया इसको हम मैथमेटिक्स में कभी कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कार्टेशियन? क्योंकि ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, इस सिस्टम के अंदर जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे इट विल बी कॉल्ड योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको फिर से समझते हैं एक बार। अगर मानो कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन? जो किसी को ऑब्जर्व करता हो। ऑब्जर्व करता हो काफी है। यहां पर एक कार जो कि राइट साइड पर जा रही है 20 की रफ्तार से। अब वो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर कुछ भी हो सकती है, तो आई एम जस्ट राइटिंग यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स की रफ्तार से वो आगे जा रही है। अब इस ऑब्जर्वर के पास एक स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर, ये जो यहां पर खड़ा है ऑब्जर्वर, ये इस कार की रफ्तार को स्पीडोमीटर से मेजर करता है। तो इसको मिलती है 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ? इसको जो 20 किलोमीटर पर आवर मिली, इसका मतलब कि इसने उस कार को चलते हुए देखा। फिर से अब अच्छे से वर्ड रिलेट करते हैं। रिलेटिव टू हिम या रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ए। सो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ए, द कार इज मूविंग विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड मूविंग टूवर्ड राइट साइड। ये ऑब्जर्वर अब इस कार को मूव करता हुआ स्पीड को मेजर कर लिया एक। दूसरा, ये कार कितने टाइम ले रही है कितनी दूर जाने में, तो इसके पास एक लेंथ को मेजर करने का स्केल होगा, टाइम को मेजर करने का स्केल होगा। टाइम को मेजर करने का स्केल, लेंथ को मेजर करने का स्केल, यू विल गेट स्पीड। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? अपनी मैथमेटिक्स से भी पता कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम आएगा आपका। सो आपको ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब आपको ये जो इंसान है यहां पर, ये ऐसे जो अपने आंखों से बनाएगा कि ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z, ये चीजें हैं। ये चीजें क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन थोड़ा सा और बारीकी से चलते हैं। देखो क्या होता है, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक इंसान किसी की पोजीशन को बताता है। अब वो पोजीशन कितनी है? क्या 20 पर है या 30 पर है आपसे देखने पर? तो हमने कहा था कि जो इंसान जैसा जैसा बता रहा है, जैसा परसीव करता है, वो अपनी जगह पर करेक्ट। वो इंसान अपनी अपनी जगह पर करेक्ट है। इसका मतलब कि हर इंसान ने अपना अपना ओरिजिन अलग अलग लिया है। ये ओरिजिन क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां से मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो ओरिजिन को आपको पता लग रहा है कि वो कुछ भी हो सकता है। जो इंसान जहां से परसीव करता है वैसा ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए एक वर्ड जोड़ा जाता है कि ओरिजिन इज आर्बिट्ररी। आप जहां से मानोगे, जहां से कैलकुलेशन करोगे, इट इज ओके। द सेम थिंग विद एक्सिस। एक्सिस जानते हो ना, एक्स वाई जेड, ये सब जो हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं ना, इसमें हम जो मेजर करते हैं दैट इज एक्सिस। अच्छा चलो एक्सिस की एक बार ये देखो। अब एक्सिस भी कहीं भी हो सकती है। अगर मेरे लिए ये x, सो फॉर यू इट कैन बी y। याद है ना, कल के क्लास में हमने देखा था कि अपसाइड डाउन इज ऑल्सो रिलेटिव। हमने अर्थ की सरफेस पर एक इंसान यहां खड़ा है, एक इंसान यहां खड़ा है, तो इसको लगेगा कि वो उल्टा लेटा है।
इसको लगेगा कि ये उल्टा लेटा है, इसके लिए कुछ और, इसके लिए देखो, इसके लिए ये जो एक्सिस है ये y, इसके लिए ये वाला x, दिखता है ना, इसके लिए ये x है, इसके लिए ये y है। क्यों? जो सर पे से लाइन आती है वो y एक्सिस ना, लेकिन इसके लिए वो तो पैर के पास से जा रही है सामने सामने, तो इसके लिए x हो गया। तो एक्सिस भी कैसी है? इट इज रिलेटिव, मतलब कि आर्बिट्ररी। इट इज ऑल्सो रिलेटिव, वी कैन से आर्बिट्ररी। एक्सिस इज आर्बिट्ररी, कोई सी भी x कोई सी भी y हो सकती है। ओके, नाउ अब हम जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब उनसे पहले हम जिस बारे में डील कर रहे हैं वो है मोशन। मोशन भी तो रिलेटिव है ना। अब अगर मोशन रिलेटिव है तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं जो दो इवेंट हो सकते हैं। देखो, हम फिजिक्स में कई बार पढ़ते हैं फिजिकल लॉज, फिजिक्स लॉज, फंडामेंटल लॉ, न्यूटन्स लॉज पढ़े ना सारे, कैपलर्स लॉ। लॉ का क्या मीनिंग होता है? तो लॉ का मीनिंग है कि जैसा नेचर बिहेव कर रहा है और उसको जैसा आप समझ रहे हो, जैसा परसीव कर रहे हो, आपके बिना छेड़छाड़ के नेचर ऐसा काम करता है, दैट इज लॉ। इसको देखो ना, ये अपने आप नीचे गिर जाएगा, यहां से ड्रॉप करेंगे अपने आप। क्या मैंने इसको गिराने के लिए कोई छेड़छाड़ किया? कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ हाइट पर जाएगा वो अपने आप गिरेगा। इसको हमने क्या पढ़ा? ये नेचर का लॉ है। और नेचर मतलब क्या? फिजिक्स। तो फिजिक्स का लॉ जिसको हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। इसी तरह से हमने जितने भी फिजिक्स के लॉ पढ़े हैं ये कभी किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं क्या? सपोज अब ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हम अपने घर में बैठ के पानी पी रहे हैं तो आपका पड़ोसी जो है वो भी पानी पी रहा है। अब आपके और उसके पीने में कोई अंतर है क्या? नहीं। पानी को मेन टारगेट क्या है? कि पानी को पी सकते हो, ये मेन टारगेट है कि आपके पेट में जाए मुंह के थ्रू। ओके, तो दोनों ये काम करते हो, दोनों के लिए फिजिक्स का लॉ सेम है। कौन सा लॉ? बॉडी सीधे गिरेगी, सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड, सेम है सबके लिए। देखो, फिजिक्स में कोई भी फिनोमिना ऐसा नहीं कि अनचक्के में हो गया, कोई ना कोई इसके पीछे रीजन होता है। आइंस्टीन की फेमस बात है कि गॉड डज नॉट थ्रो डाइस। जब कोई भी चीजें या कोई भी इवेंट चेंज होता है, चेंज मतलब क्या? वेरी होता है। वेरिएबल कोई क्वांटिटी है तो डिपेंडेंट है, डिपेंड करती है क्वांटिटी चेंज होना। किस पर डिपेंड करती है ये हमें जानना है। ऐसा नहीं कि चेंज हो रहा है बस, ये तो सबको दिखेगा कि चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज के बाद वो चेंज क्यों है, कैसे है, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या उसमें हमारे और उसके नियम बदल गए क्या? क्या मैं एक ही फोर्स से काम करता हूं, वो तीन फोर्स के थ्रू काम कर रहा है? अब हम दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। जब हमारे लॉज सेम है तब हम बोलेंगे कि हम दोनों एक ही फ्रेम के अंदर हैं। वी कॉल इट इनर्शियल फ्रेम, बट लीव इट फॉर नाउ। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। ओके, देखो अब हम मोशन से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आने वाले हैं। ये ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसने पूरे फिजिक्स को ऐसे हिला के रखा है। कहने का मतलब कि फिजिक्स को ऐसे करके पलट के रखा है। इसकी बारीकी क्या है ना, वो हमें समझना है। देखो क्या है बारीकी। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इसको पहले एक्सपीरियंस करें क्या? पहले एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी देर मैं भी ऐसा शांत रहूंगा, आप भी शांत रह के देखो, मौन व्रत रख लेते हैं। चलो 1 मिनट का काफी है। वैसे बोल लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट अब अगर हम शांत बैठे रहें तो ये फिजिक्स के नाम पर कर रहे हैं, फॉर फिजिक्स, ठीक है। और आप सब भी करो फिजिक्स के नाम पर, करते रहे ना, डेली करते हैं ये काम अपने घर में शांति से बैठने का। वैसे हम शांत बैठ नहीं सकते, हमारी आदत है, जैसे मैं चुप नहीं हो सकता, मेरी आदत है। देखो जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया, जो मैं करा रहा था, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। यही यूनिफॉर्म मोशन है जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे थे। मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, क्या बात है ना कि मोशन हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है।
मोशन क्या है? तो आंसर है कि मोशन है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन with respect to someone, with respect to time, with respect to time, also with respect to someone. Someone मतलब with respect to another observer. ये है मोशन. Let me just tell you once again मैं क्या कहना चाहता हूं. पहले एक इंसान की पोजीशन A, दूसरे की पोजीशन B, ठीक, 5 घंटे बीत गए, अभी भी ये आमने सामने, तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन नहीं बदल रहे हैं. वी कॉल इट कंडीशन ऑफ मोशन इज एट रेस्ट. लेकिन बी चल रहा है यहां पर और ए यहां पर है. बी चल रहा है, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोलेगा ए कि बी चल रहा है पीछे, और यहां से ए चल रहा है आगे. ये बात कौन बोलेगा? ये बात बोलेगा ये वाला भी. मैंने कुछ किया अभी, आप सबने नोट किया क्या? मैंने बी को मिटा दिया. मैं फिर से बनाता हूं, देखो किसी खूबसूरती क्या है. और जो ये खूबसूरती है जो मैंने मिटाया, इसको बड़े अच्छे समझना. कहने का क्या मतलब कि बी कुछ टाइम लिया और चल के यहां पर आ गया. ये जो देख रहा है कि ये लाइन बनाया, बी चल रहा है, ये ए अपनी पोजीशन से खड़े खड़े देख रहा है. जैसे हम अपनी एक जगह से सन को चलता हुआ देखते हैं, मून को चलता हुआ देखते हैं, पूरी गैलेक्सी को घूमता हुआ देखते हैं, इसी तरह से ए अपनी जगह से खड़ा खड़ा देख रहा है कि बी यहां चल लिया. लेकिन बी से पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? बी कहां पर है? तो आंसर है कि बी वहीं पर है जहां पर ये था, क्योंकि वो तो चला नहीं है. हम सन के चारों तरफ चले, कैसे पता हमें? हम तो वहीं पर है ना. तो जब बी से पूछोगे तो बी से यहां से पूछोगे, उसको लगेगा कि ए चल गया और वो चल के यहां पर आ गया. तो ये जो चलता हुआ देख रहा है, ये अब बी देख रहा है. ये जो हमने पढ़ा इसको, यही ब्यूटी है यूनिफॉर्म मोशन की. देखो क्या है वैसे तो, ये कांस्टेंट स्पीड से चलना, और सेकंड नेट फोर्स 0 होनी चाहिए. नेट फोर्स 0. और जब ऐसा होगा तो जो मैंने ये किया था, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है. मतलब कि इतना ब्यूटीफुल, इतना इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट जो हम यहां पर फील कर सकते हैं, जो मैं लिख सकता हूं वो हम बैठे बैठे फील भी कर सकते हैं. फील कर सकते हैं बैठ के. यहां पर हमारे लिए सन चलता है, मून ऐसे चलता है, बाकी सारे प्लेनेट चल रहे हैं. ये तभी होगा जब एक दूसरा, याद रख लो, ये तभी होने वाला है जब नेट फोर्स 0 और स्पीड कांस्टेंट हो. स्पीड कांस्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है कि स्पीड कांस्टेंट है, नेट फोर्स 0 है, ये इंफॉर्मेशन कौन देगा और किसको देगा? अब हमारी बात करो, अपनी बात करो. आपकी स्पीड कांस्टेंट है क्या? तो आप बोलोगे कांस्टेंट नहीं है, 0 है, चल नहीं रहे हो. नेट फोर्स आप पर 0 लग रही है क्या? फोर्स का तो पता है कि फोर्स तो नहीं लग रही है. नेट क्या, एक भी फोर्स नहीं है. नेट फोर्स तो दूसरी बात है, 2 3 4 एक भी फोर्स नहीं है. चलो मान लो हम बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपना वजन, और हम कहीं नहीं चल रहे हैं, ना तो जमीन के नीचे जा रहे हैं ना जमीन से ऊपर जा रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 है, ये हम मान सकते हैं. चलो मान लिया. लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा. ना तो आप मानोगे कि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, अरे ट्रू है कि स्पीड कांस्टेंट है, ये तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप तो बोलोगे कि मैं तो रुका हूं, कांस्टेंट नहीं है, 0 है. करेक्ट है, आपने जो कहा वो करेक्ट है. तो ये किसने लिखा होगा? हाँ लिखा तो मैंने, बट किसके लिए होगा ये? किसके लिए होगा ये? इस बात को अगर समझना है तो लेट्स वी सी. हमारे चारों तरफ देखो क्या दिखता है आपको. हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट नेचर में जो पहले से लगता है, जो नेचर करता है काम, वो काम ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ दिखता है हमें,
और रुकना चाहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट चलना नहीं चाहेगा, रुकना चाहेगा। इट इज नेचर। यस, अरिस्टोटल ने कहा कि जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो नेचर को, ये नेचर है रेस्ट वाला। मेरा कहने का मतलब कि नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन इज रेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। बट जब स्टडी डेवलप हुई, आगे गई, तब न्यूटन ने हर एक होने जो फिनोमिना होती हैं, इवेंट होता है, उनका रीजन दिया। रीजन क्या दिया कि जो चीजें घूम रही हैं, रुक रही हैं, स्पीड आ रही है, स्पीड जा रही है, स्पीड कम हो रही है, मतलब इनके पीछे फोर्स का रीजन है। फोर्स, क्योंकि जब तक न्यूटन नहीं थे लोगों को जानकारी तो थी कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पता था। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फोर्स। और फोर्स अगर लगी, इसका मतलब कि किसी ने फोर्स लगाई होगी एक्स्ट्रा बाहर से। कैसे लगाई है? हमने एक पेन को जमीन पे छोड़ दिया रोल करके, बाद में कुछ देरी आगे रुक जाएगा। क्या नेचर ढलान वाला होता है? क्या नेचर फ्रिक्शन वाला होता है? हमेशा तो नेचर फ्रिक्शन वाला नहीं है ना, हमेशा ढलान वाला तो नहीं है ना, हमेशा फ्लैट तो नहीं है ना। नेचर ऐसा नहीं है। ये काम हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और इसीलिए नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन इज नॉट रेस्ट। न्यूटन, गैलीलियो, इन सब ने ये एक्सप्लेन किया। तो नेचुरल स्टेट कौन सी है? वो स्टेट जहां पर फोर्स नहीं लगती है। ऐसी कंडीशन कौन सी है? तो सोचो, फोर्स क्या करती है? फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकती है, स्पीड कम कर सकती है। फिर से स्पीड को बढ़ा सकती है और स्पीड को कम कर सकती है। एक गाड़ी रुकी है, 0 से स्पीड 1 कर दी। अरे 0 से 1 होना मतलब पढ़ना। एक गाड़ी 1 की रफ्तार से चलती है, मैंने 0 कर दिया। या तो किसी की डायरेक्शन को बदल सकती है, ऐसा ही काम फोर्स करती है। ठीक है, अब हम आते हैं जहां पर फोर्स नहीं लगेगी तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी नहीं, स्पीड कम नहीं होगी। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं स्पीड में चेंज नहीं है, वी कॉल इट कांस्टेंट स्पीड। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, जहां पर नेट फोर्स 0 है। और कांस्टेंट स्पीड है तो इसीलिए दुनिया में इतना सारा बवाल मचा हुआ है। कई लोगों को फांसी हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। क्यों? तो हम जानते हैं कि ग्रेविटी, जो हमने पढ़ा ग्रेविटेशन, उसमें गैलीलियो, ब्रूनो, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे जिनकी बात नहीं मानी गई। हाँ, कॉपरनिकस, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अर्थ सन के चारों तरफ चल रही है। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो जो दिख रहा है वो क्या दिखता है कि सन चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, पूरी सृष्टि, पूरा वर्ल्ड ये हमारे लिए बना है, केवल और केवल। और ऑफ कोर्स लगेगा उनको। क्यों लगेगा उनको? जैसे आपको लगता है। और ये जो सेंसेशन है बहुत ही अजीब, कि एक ने प्रूफ किया कि नहीं अर्थ चल रही है, और प्रूफ किया, सबसे बड़ी हैरानी तो यही है। कैसे किया? उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट से नहीं, ऑब्जर्वेशन से पता लगाया, बट इट इज डिफरेंट थिंग। तो यही तो है ब्यूटी यूनिफॉर्म मोशन की, कि जहां पर स्पीड कांस्टेंट है आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन चल रहा है। तो हम अब बताओ आप कि आप चल रहे हो क्या? नहीं, आप रेस्ट पर हो ना, करेक्ट हो आप। लेकिन रेस्ट पर हो किसके रेस्पेक्ट में? तो आंसर अपने आसपास पड़ोसी देखो, टेबल, बुक, बोतल, इन सब के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो। इट इज ट्रू। मतलब कि ना तो बोतल आपके लिए पोजीशन बदल रही है, ना तो आप बोतल के लिए पोजीशन बदल रहे हो। या एक सबसे खूबसूरत एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे थॉट एक्सपेरिमेंट, इमेजिनेशन। बिकॉज इमेजिनेशन तो बहुत खूबसूरत चीज होती है। मानो कि जहां पर आप ऐसे करके खड़े हो, सेम आपका फ्रेंड यहां पर खड़ा है, सेम हाइट है, सब कुछ सिमिलर है। सब कुछ से क्या करेंगे? कुछ नहीं। मानो सब कुछ अलग भी है तो भी कोई फर्क नहीं। क्यों? डिपेंड करता है कि मैं आपको कंडीशन क्या दूंगा। मैंने कहा कि आप दोनों पानी पी रहे हो, अब अलग भी होगा तो चलेगा, हमें बस एक चीज रखनी है सेम, वो ये कि पानी पी रहे हो सेम टाइम पर, सारे इवेंट।
तो आप दोनों ने सेम टाइम पे पानी पीना शुरू किया किया ना, ऐसे टाइम पे आप दोनों ने पानी पी लिया, तो आपके लिए जो हो रहा है, ये कंडीशन जो कंडीशन हो रही है, इसी कंडीशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन से ये मत सोचो कि आप चल ही रहे हो दोनों, ये भी सोचो कि आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हो। हम हमेशा मोशन पढ़ते हैं तो क्या दिमाग में आता है कि पोजीशन का बदलना, लेकिन हमारी पोजीशन तो नहीं बदल रही है ना, क्या चल रहे हैं हम दोनों? नहीं चल रहे, हम तो यूनिफॉर्म रेस्ट पर हैं। गलत। यूनिफॉर्म मोशन में ही एक बात आ गई। यूनिफॉर्म मोशन में क्या बात आ गई? रेस्ट पर हो कि मोशन में? प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए जब तक आप सोचोगे नहीं। यूनिफॉर्म मोशन क्या समझ में आ रहा है आपको कि हम दोनों पानी पी रहे हैं बड़े मजे से, तो हम यूनिफॉर्म रेस्ट पर हैं? अरे बकवास, यूनिफॉर्म रेस्ट जैसा कुछ है ही नहीं। आप दोनों रुके हुए हो। क्या रफ्तार बदल रही है दोनों की? नहीं, जहां पर मैं वहां पर ये। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या जोड़े? रेस्ट जोड़े कि चलना जोड़े? तो सिंपल एक बात बताता हूं मैं कि यूनिफॉर्म मोशन में ना तो आप रेस्ट जोड़ सकते हो ना तो चलना जोड़ सकते हो। तो किसको बोले यूनिफॉर्म मोशन? अब इसको देखो, अब आप यूनिफॉर्म मोशन को समझना। कंफ्यूजन क्या है वो समझ गए होंगे आप, क्योंकि हम कांस्टेंट स्पीड में हैं ये तो बता ही नहीं पाएंगे। जब दो ऑब्जर्वर पानी पी रहे हैं तो वो रेस्ट पे बोलेंगे अपने आप को, दूसरा बोलेगा नहीं आप दोनों कांस्टेंट स्पीड में हो, हम मानेंगे नहीं। हम एक बात को मान सकते हैं बस, वो ये कि यूनिफॉर्म मोशन इज दैट काइंड ऑफ मोशन वेयर फिजिक्स लॉज डू नॉट चेंज फॉर टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। फिजिक्स लॉज का मतलब कि जब हम यहां पर दोनों ऑब्जर्वर को देखें और ये दोनों के दोनों पानी पीते हैं, और पानी पीकर कैसे कर रहे हैं, तो उनके जो पानी पी रहे हैं वो वर्टिकली डायरेक्ट उनके पेट में पानी जा रहा है, वो आराम से दोनों सेम पानी पी लेते हैं। या तो ऐसा मानो कि एक ऑब्जर्वर ऐसे बॉल को पटकता है, दूसरा ऑब्जर्वर भी सेम इवेंट कर रहा है, दोनों के लिए जो मोशन है वो कौन सा है? अब आप पता लगाओगे कि दोनों जो फिजिक्स से लॉ कर रहे हैं, क्या है फिजिक्स का लॉ? कि एक ऑब्जेक्ट को जैसे ड्रॉप करेंगे वो स्ट्रेट पाथ में रिफ्लेक्ट होकर आएगा, रिफ्लेक्शन लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना, ऐसे फेंका वापस आ गया, उसने भी किया वापस आ गया। और ऐसे टाइम पर जो मोशन हो रहा है, मतलब क्या, जो भी कंडीशन है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब समझो कि नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, तो बहुत आसान है। हम पानी वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं। एक ऑब्जर्वर आराम से बैठा हुआ अपने घर में, दूसरा अपने कार में बैठा हुआ है आराम से, दोनों पानी पीते हैं, पी लेते हैं। लेकिन जो कार वाला ऑब्जर्वर है, अचानक से उसकी कार टर्न करती है पानी पीते पीते, क्या पानी पी पाएगा? हमें आसानी से पता है नहीं पी पाएगा वो। अब बताओ क्या फिजिक्स से लॉ दोनों के लिए सेम है? नहीं है सेम। या ऐसा समझो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे बॉल को फेंका हाथ में आ गई, जो कार में ऑब्जर्वर है वो बॉल को फेंकता है तो कार टर्न कर जाती है, ऐसे में उसके हाथ में बॉल नहीं आएगी, वो बॉल कहीं और जाएगी। अब यहां पर दोनों के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है, और लॉज अलग अलग हैं अगर, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहां पर हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो होती है कि फोर्स प्रेजेंट हो, मतलब नेट फोर्स प्रेजेंट हो, दूसरा नेट फोर्स क्या करती है? एक्सेलरेशन। सो लेट्स बी राइट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये क्या है, आप इसको वैसे वर्डिंग में भी लिख लेना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज दैट काइंड ऑफ मोशन वेयर फिजिक्स लॉ कैन चेंज, और कैन नहीं, ऑलवेज चेंज। लेकिन जब आप जनरल रिलेटिविटी पढ़ोगे थोड़ा सा केस अलग, बट आप इसलिए लिख सकते हो कैन चेंज फॉर टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। सो इसके लिए क्या लिखे हम? पहला कंडीशन किसमें नेट फोर्स प्रेजेंट होती है, नेट फोर्स प्रेजेंट। अगर नेट फोर्स है तो ऑफ कोर्स क्या होगा? एक्सेलरेशन। ये अब आप अगर आगे की समझोगे स्टडी आपको आसान होगा, जो है कि न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन यूनिफॉर्म मोशन। वो कैसे है वी विल सी। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन को
जिस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया, इसका मतलब कि XYZ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब क्या कि इसके पास फ्रेम है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट करके बैठा हुआ है। दूसरा ऑब्जर्वर भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके बैठा हुआ है। मेरे कहने का मतलब कि जो ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है उस ऑब्जर्वर को बोलते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्यों इनर्शियल? पढ़ के देखो ना क्या लिखा है, डू नॉट चेंज, इनर्शियल ऑब्जर्वर। और इनर्शिया को आपने पहले पढ़ा होगा ना, एक बॉडी, एक इनर्शिया क्या है, एक बॉडी की ऐसी एबिलिटी जो अपने मोशन को चेंज नहीं करती, डू नॉट चेंज। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन करने वाला ऑब्जर्वर, यूनिफॉर्म मोशन करने वाला ऑब्जर्वर कौन करता है यूनिफॉर्म मोशन? वो जिसमें दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए मोशन चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर। और जिसमें लॉज ऑफ मोशन चेंज हो जाए, मतलब जो एक्सेलरेट कर रहा हो, उसको बोलेंगे हम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। सो लेट्स वी राइट वंस अगेन। ठीक, लिखने से पहले इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या है, क्लियर? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या है, ओके। अब हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मजा आएगा। देखो क्या, जिस ऑब्जर्वर ने यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जर्व किया सारे फिनोमिना, फिर से वर्डिंग को ध्यान से सुनो एक बार, कि ऑब्जर्वर है, वो बोल रहा है कि मेरे और उसके लॉज, उसके लॉज, सबके लॉज कैसे हैं, सेम, डू नॉट चेंज। ऐसे में वो ऑब्जर्वर कौन है, सारे के सारे इनर्शियल ऑब्जर्वर। वो इनर्शियल ऑब्जर्वर जो फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं उस फ्रेम को बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये हमारी स्टडी के लिए आगे काम आएगा। अब हम बार बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें भी बनता है फ्रेम, उसमें भी बनता है फ्रेम, इसलिए अलग अलग स्टडी। तो इनर्शियल फ्रेम, और जो गाड़ी में पानी पीते पीते मुड़ जाता है, या जिस पर रॉकेट की फोर्स लगती है, रॉकेट के अंदर बैठे हैं, एक धक्का लगा, इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ओके। लिखते हैं इनको। देखिए, इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, कहने का मतलब कि दो ऑब्जर्वर के लिए, और दो ऑब्जर्वर तो लेना ही लेना, कम से कम हम रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, कम से कम दो ऑब्जर्वर। तो दोनों ऑब्जर्वर जो आपस में एक दूसरे का मोशन देख रहे हैं, फिजिक्स लॉज सेम है, ऐसे में दोनों के लॉज अगर सेम आते हैं तो ये भी इनर्शियल फ्रेम, वो भी इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर आप समझ गए, जब दोनों के लॉज अलग अलग है, वो देखता है कि तुम्हारा लॉ, वो देखता है कि इनका लॉ। इसमें हम ये बहुत आसानी से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इसकी अपनी अपनी अलग ब्यूटी है। तो इसको हम रिलेटिविटी में, स्पेशल रिलेटिविटी में नहीं पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना है वो ये है। इसका तो अलग ही रूल है अपना, जब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, बहुत ही कमाल है, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल। खैर, एक बात छोटा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने ये बहुत बार पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम, इन इनर्शियल फ्रेम, एग्जैक्ट। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, न्यूटन्स के लॉज क्या क्या है? बहुत आसान है। पहला, मोमेंटम का लॉ, फंडामेंटल, ग्रेविटेशन के लॉज, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी एक्सेलरेशन का केस लेट्स वी फॉरगेट अबाउट, और चेंज इन मोमेंटम, है ना, और भी इस तरह से बहुत सारे एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, मोमेंटम के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इस सब लॉज की हम एक एक करके बात करते हैं, क्या ये है और क्या ये वाकई में इनर्शियल फ्रेम में सेम है। इसको अच्छे से समझना, तभी आपको समझ में आएगा सारा, वरना आप केवल इसकी डेरिवेशन पढ़ लोगे और काम खत्म कि दो फ्रेम में फोर्स सेम है, बकवास, ये नहीं करेंगे हम देखेंगे क्या है ये। चलो पहले एक बार उस फील करते, थोड़ा सा इमेजिन करके, दो ऑब्जर्वर, हाँ, इनके लिए फिजिक्स के लॉ सेम है। क्यों सेम है? कि दोनों के दोनों एक बॉल को उछालते हैं, दोनों के हाथ में बॉल आती है ऐसे करके, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ कंडीशन में कि ऑब्जर्वर बी और ये ऑब्जर्वर ए,
ऑब्जर्व, अब बात को ध्यान से समझना, ऑब्जर्वर ए चल पड़ता है, शर्त यह है कि जब वो चलेगा उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट है, ये कौन बताएगा? ऑब्जर्वर बी, करेक्ट। तो ऑब्जर्वर बी के रिलेटिव ऑब्जर्वर ए इज डूइंग कांस्टेंट मोशन, एक। दूसरा ये कि ऑब्जर्वर बी इज डूइंग कांस्टेंट मोशन टुवर्ड द राइट साइड। सेम कंडीशन देखो, मैंने अभी क्या किया, लेफ्ट से हटा के बी को राइट पे बना दिया। अब इमेजिन करना बहुत बढ़िया से, क्या है कि दो ऑब्जर्वर ऐसे करके हैं, अगर दोनों में रिलेटिव मोशन है तो एक अगर इधर जाएगा तो इसको अपना चलना पता नहीं चलेगा, इसको लगेगा कि ये चल के इधर आया है। ठीक, एक कंडीशन को मानते हैं। कंडीशन क्या है? बहुत खूबसूरत है, जिसको हम थॉट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानेंगे। सपोज कि आप ट्रेन से कहीं जाना चाहते हो और ट्रेन का सफर तो बहुत मजेदार है। छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ ना कि आप जब ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, आपका डुप्लीकेट हमशक्ल ट्रेन के अंदर है। आप प्लेटफॉर्म पे यहां खड़े हो, आपका हमशक्ल ट्रेन से चल के यहां पर आता है, ठीक है ना। आप ट्रेन से चल के ऐसे करके आ रहे हो, कि आपका डुप्लीकेट ट्रेन से चल के आ रहा है, आप यहां पर खड़े हो प्लेटफॉर्म पे, आप बड़े आंखें गर्दन घुमा के ऐसे देखते हो और वो आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। जैसे ही दोनों आमने सामने आ गए तो दोनों का एक्स कोइंसाइड कर गया, मतलब कि एक बन गया। एक बनने का मतलब कि एक्स में ये भी जीरो तो ये भी जीरो, दोनों के ऑरिजिन कोइंसाइड कर गए, ऑरिजिन। अब ऐसे में जो ऑब्जर्वर, ट्रेन यहां रुक गई, दोनों आमने सामने, एक दूसरे को हाथ दिखा के हेलो करते हैं, कर दिया ना। अब उसके बाद हेलो करने के बाद इसका जो भी खिड़की का दरवाजा खुला था, जो भी खिड़की खुली थी, दरवाजा खुला था ट्रेन का, वो बंद हो गया, करेक्ट, बंद हो गया। अब क्या हुआ ये दोनों यहां पर है, ये देख रहा है कि वो इंसान ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है। इसको क्या लग रहा है कि ये तो अभी भी वहीं पर है जहां पर है, क्योंकि इसको तो पता नहीं कि चलेगा, जैसे हमारी अर्थ पे हम पता नहीं कर पाते, तो इसको लगेगा कि ये अभी भी वहीं पर है। ठीक, ये अभी भी वहीं पर है, तो क्या होगा, इसको लगेगा कि ये इधर चले गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, इसको लग रहा है कि ये इधर चले गया। अब एक एक करके बात करते हैं दोनों से, पहले इससे बात करेंगे। तो इसने देखा कि तुम वहां पहुंच गए, बहुत अच्छा, ठीक, अब इससे बात करो, ये यहीं पर है, ये इधर है। इसको लगेगा कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इधर आ गया। आपको हैरानी हो रही है कि प्लेटफॉर्म आ गया, अगर प्लेटफॉर्म से दिक्कत है प्लेटफॉर्म हटा लो, प्लेटफॉर्म गायब कर लो, बस आप ऑब्जर्वर पे ध्यान दो। ऐसे में कौन चल रहा है कौन नहीं, यही हैरानी होगी जो मैंने यहां पर बनाया था। ओके, तो ए को लगेगा बी इधर जा रहा है, बी को लगेगा ए इधर आ रहा है, और ऐसा ही खूबसूरत मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे में जो वेलोसिटी इसको बी ने इसकी वेलोसिटी देखी, ए देखेगा सेम वेलोसिटी इसकी। मतलब क्या कि इसके पास कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है, इसका मोमेंटम है mv। ये देखेगा कि ये चल रहा है mv मोमेंटम से, दोनों का मास अगर सेम है तो मोमेंटम कैसा है, कंजर्व, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कब तक नहीं होगा, जब तक वेलोसिटी नहीं बदलती है। तो मोमेंटम दोनों फ्रेम में सेम है कि नहीं है। फिर से आते हैं एक बात पे, अब इसकी बात करते हैं, और इसकी बात करेंगे थोड़ा सा टाइम बाद, जब हम गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉ। अभी तो मैंने बताया था ना कि लाइट ऐसे गई, या बॉल को ऐसे थ्रो किया, तो जो प्लेटफॉर्म के अंदर है ना, अब उसकी ट्रेन चल रही है, उसको तो पता नहीं, वो आगे तक आ गया, वो भी बॉल से खेल रहा है ऐसे। क्या हम अर्थ पे नहीं खेल सकते, ऐसे करके मारेंगे हाथ में बॉल आएगी, लेकिन हम तो कांस्टेंट मोशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, मून के रिस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में। सन के लिए हम चल रहे हैं, हमारे लिए सन चल रहा है। अगर सन पर जाकर, वैसे हाइपोथेटिकल है इसलिए थॉट एक्सपेरिमेंट, सन पर जाकर अगर आप बॉल को मारो, अगर ग्रेविटी दोनों की सेम है, तो ऐसी जगह जहां पर ग्रेविटी सेम है वहां पर जाके बॉल को उछालते हो, बॉल आपके हाथ में, सन पे गए
उछाला, बॉल आपके हाथ में, सेम हाइट, सेम टाइम, सेम फिनोमिना। इसमें क्या हो रहा है, वहां से देख रहे हैं तो इसके पास जो फिनोमिना हो रही है सेम, यहां से ये देख रहा है वो फिजिक्स के लॉ दोनों में सेम है, अगर ग्रेविटी सेम है सब कुछ, तो इस टाइम रिफ्लेक्शन का लॉ, न्यूटन का लॉ, वो दोनों फ्रेम में सेम हो रहा है। तो ऐसे हमें हम क्या मानेंगे कि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम में। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल हो, एक बॉल को यहां से फेंका, दूसरी गाड़ी चल पड़ती है, तो क्या होगा, बॉल यहां से टकरा के इधर जाएगी, ऐसे गाड़ी गई तो ये बॉल टकरा के इधर आएगी। अब बताओ, एक ने हाथ में पकड़ा, एक बॉल उधर जा रही है, क्या सेम है दोनों इवेंट? एक पकड़ लेता है बॉल को, दूसरा नहीं पकड़ता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें मोमेंटम कंजर्व है, इसमें मोमेंटम नहीं है, वो मोमेंटम चेंज हो गया, फोर्स बन गई, फोर्स बन गई मोमेंटम चेंज होके। तो एक में मोमेंटम है, एक में नहीं है, इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं। खैर, ये तो आपकी शुरुआत है, जब हम धीरे धीरे देखेंगे इसकी इक्वेशंस, फॉर्मुलेशन, वो और इंटरेस्टिंग होगा। तो हम होप कि नेक्स्ट क्लास से क्वांटिटेटिवली बात करेंगे। ठीक, ओके, लेट्स फिनिश।